साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो, कैसा आहेस? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों, जब भी इस देश में नोटिस आता है इनकम टैक्स का किसी आम आदमी को, तो बड़ा वो घबरा रहता है कि भाई अब मैं क्या करूं, कैसे फेस करूंगा, किसके पास जाना होगा, कैसे मैं लड़ पाऊंगा। कॉमन सेंस की बात है भाई, जब कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो इट बिकम्स कॉम्प्लिकेट फॉर यू एंड इट माइट क्रिएट फियर एंड अनोयंस टू यू। क्लियर है? तो कानून कॉम्प्लिकेट है। कहने की बात है कि कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए, बट आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि जानकारी नहीं है, जिस कारण हम घबरा जाते हैं, हम टेरिफाइड हो जाते हैं। जिस कारण हमारा प्रयास हमेशा ही रहा है कि कानून को ईजी भाषा में जो है आपको समझाया जाए, बताया जाए, ताकि आप चाहे इस देश के आम आदमी हो या खास आदमी हो, आप चीज़ों को समझ सकें और ईजिली परेशानी को जो है कॉन्टेस्ट कर सकें। साथियों, दो सेक्शन आपको जो है आज बता रहा हूँ मैं इनकम टैक्स एक्ट में। एक है सेक्शन 143 और दूसरा है सेक्शन 148, जिसको हमको सेक्शन 147 के साथ मिलाकर जो है पढ़ना होता है। और ये सेक्शंस बेसिकली ब्रह्मास्त्र हैं इनकम टैक्स के हाथ में। उनको मालूम है कि भाई इस बंदे ने गलती करी है, जब हम क्वेरी करेंगे तो अल्टीमेटली ये जवाब नहीं दे पाएगा और ही हैज़ टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, और घबरा के ये पेनल्टी भर देगा और जो रिवाइज टैक्स है उसको जो है पे कर जाएगा। तो ऐसी गलती हम करें क्यों? किधर है? और गलती हो गई है तो वहाँ पर बचाव भी क्या है? दोनों बातें हमको जो है समझना जरूरी है। और जो आम आदमी इस देश का है, अगर उसको नोटिस आ भी जाएगा इनकम टैक्स का इन धाराओं में, तो उससे रिकवरी कितनी हो जाएगी टैक्स की? 2, 3, 4, 5, 10,000 रुपये की या लाखों में। पर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन पर निगाह है इनकम टैक्स की, और इनकम टैक्स को पूरा विश्वास था ऐसी एक केस में कि करीबन 700 करोड़ के आसपास पैसा हिंदुस्तान में आया। तो एक भारी भरकम टैक्स रिकवर कर लेंगे, बट उसके बावजूद भी वो टैक्स रिकवर नहीं कर पाए। ज़ीरो पर जो है बोर्ड हो गई इनकम टैक्स। क्या था मामला और किस तरह से डिफेंस करा, पूरे इस मामले में ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बेसिकली एक सक्सेस स्टोरी है किसी ऐसे लिटिगेंट की जिसने ये साबित कर दिया कि इनकम टैक्स की कार्रवाई ना केवल गलत है अपितु मैलाफाइड है, और इन्होंने अगर एक बार कार्रवाई कर ली असेसमेंट की और उसमें कोई भी एडवर्स रिमार्क नहीं है, तो उस पॉइंट पर ये रीअसेसमेंट किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं सेक्शन 148 इनकम टैक्स एक्ट की लाइट में। क्लियर है? तो टॉपिक काफ़ी लॉजिकल है, इंटरेस्टिंग है। तसल्ली से 5 मिनट निकाल के मेरी बात को सुनिए, समझिए, अमल कीजिए और अपने को कंसेप्चुअली इनलाइटन कीजिए। करेंगे ना? पक्की बात है। तो भाई कॉपी और एक पेन लो, फटाक से बातों को जो है नोट डाउन करना शुरू करो। तो मामला ऐसा है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसका नाम है एक्सपीरियन। ठीक है? इसकी कई कंपनियां हैं और यूजुअली बड़े बड़े कॉर्पोरेट करते हैं ऐसा कि कई कंपनियां जो है वो क्रिएट करते हैं। तो इन्होंने भी 4 कंपनियां जो है क्रिएट करी एज पर डाटा अवेलेबल। एक्सपीरियन हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड, याद रहेगा ना आपको। इसको अपन नाम दे रहे हैं कंपनी नंबर ए या कंपनी नंबर 1, ये आप लिख लो अपने नोट्स के अंदर। दूसरा है मैसर्स, MS शुरू में लिख लेंगे अपन। एक्सपीरियन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इजी है, इसको मैं नाम देंगे कंपनी नंबर B या कंपनी नंबर 2। तीसरा है एक्सपीरियंस। मैंने मैसर्स वर्ड यूज़ नहीं करा है, मैसर्स वर्ड यूज़ करने के कॉन्टेक्स्ट में कंपनी अलग अलग हो सकती है। तो एक्सपीरियन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। चौथा है एक्सपीरियन डेवलपर्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। पर आपको एक बात यहाँ नोट करनी पड़ेगी कि कंपनी नंबर 3 में कंपनी नंबर 4 जो है विलय हो गई। तो बेसिकली कंबाइंडली इसको हम कहेंगे कंपनी नंबर C या कंपनी नंबर 3। याद हो गया आपको? बहुत सिंपल सी बात है। अब ये जो कंपनियां हैं इस ग्रुप की, इस पर निगाह पड़ गई असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की। उसका कहना यह था कि भाई तुमने अपना जो ब्यौरा दिया है उसमें तुमने एक मेजर इनकम को जो है छुपा लिया। तो उन्होंने कहा भाई सर क्या छुपा लिया हमने? कुछ भी नहीं छुपाया। जब रिटर्न फाइल हमने किया तो उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया और अल्टीमेटली हमको इंटीमेशन आ गया। अब ये छुपाया हमने क्या, ये तो बताइए। तो इनको बताया गया कि आपके खातों में एक कंपनी है जिसका नाम है गोल्ड सिंगापुर। ये कंपनी है विदेश में। इसने कंपनी नंबर A में ट्रांसफ़र कर दिए 40 करोड़ के आसपास। कंपनी नंबर B था, उसमें ट्रांसफ़र कर दिए करीबन 142 करोड़ के आसपास। और कंपनी नंबर C है, इसमें ट्रांसफ़र कर दिए करीबन 400 करोड़ के आसपास। तो ये बड़ा पैसा खाते में आया, ये अनअकाउंटेड है। आपने इस पैसे को जो है किसी भी रूप में इनकम टैक्स की निगाह में लाने का प्रयास नहीं किया, तो आप लोग जो है डिफ़ॉल्टर हो। अपना रीअसेसमेंट करो इनकम का, अदरवाइज़ आप पर गंभीर कानूनी कार्रवाई होंगी। अब ये नोटिस जब आता है तो हम लोग जो है घबरा जाते हैं। सबसे पहले नोटिस को पढ़ो, और अगर उसमें कारण नहीं दिख रहे हैं तो आप कारण जान सकते हैं। उसके लिए आपको कॉरेस्पॉन्डेंस करना है 143 सब क्लॉज 2 इनकम टैक्स एक्ट में कंसर्न अथॉरिटी से। क्लियर है? अगर वो कारण नहीं बता रहे हैं, कारण छुपा रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे पास एक बेटर कॉज ऑफ एक्शन बनता है, क्योंकि हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हिंदुस्तान में आर्टिकल 21 है जो कि संविधान का पार्ट है, जो कहता है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इंपॉर्टेंट है। और राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में
प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी शामिल है, जो ये कहता है कि जो भी कार्रवाई आप कर रहे हैं उसमें प्रत्येक बात जानने का अधिकार विपक्षी पक्षकार को है जिस पर कानूनी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है। तो इन्होंने भी ऐसा करा। उसके बाद इन्होंने अपना रिप्लाई फाइल किया। रिप्लाई भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग है एंड इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड द पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सिंपल हो गया। जो भी इन्होंने रिप्लाई दिया, ऑब्जेक्शंस दिए, उसे कंसिडर नहीं करे। फिर अल्टीमेटली ये आ गए कंसेंट हाईकोर्ट में रिट के अंदर। इनका कहना था कि जो सेक्शन 148 इनकम टैक्स एक्ट में कार्रवाई हो रही है, सापेक्ष धारा 147 इनकम टैक्स एक्ट, इसको रद्द किया जाए और सेट असाइड किया जाए। इनका कहना यह था कि जो हमको नोटिस मिले उसका हमने प्रॉपर रिप्लाई दे दिया पर उसे कंसिडर नहीं किया गया, तो एक्शन जो है इनकम टैक्स का वो डेलिबरेट है। इनकम टैक्स का ये जो नोटिस था ये जुड़ा हुआ था असेसमेंट ईयर 2008, 2009 और 2011 और 2012 से, और ऑब्जेक्शंस भी यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए। तो अल्टीमेटली अब एक ही ऑप्शन था कंसर्न पिटिशनर के पास में कि झुक जाएं, माफ़ी मांग लें, पेनल्टी भर दें और अल्टीमेटली अपनी जान छुड़ा दें। तो इन्होंने क्या करा कि जब शरण ली हाईकोर्ट की तो सारी बातें हाईकोर्ट को बताई। तो इनकम टैक्स भी जो है पीछे कैसे हट जाती, भाई वो भी तो एक बहुत बड़ी संस्थान है। तो उसने क्या करा कि कोर्ट को कन्विंस करने का प्रयास किया कि जो भी हम कार्रवाई कर रहे हैं उसका एक आधार है हमारे पास में। सरकार ने टैक्स चोरी को रोकने के लिए, और जो बड़ी मात्रा में पैसा जो है विदेश से भारत में आता है और उसका क्या जस्टिफिकेशन है, इसको जानने के लिए एक विंग जो है बनाई है, जो कि इंटेलिजेंस विंग है, जिसका पूरा नाम है DIT, इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन विंग। और इसका काम क्या होता है कि ऐसे मामलों की जांच पड़ताल करना। उनका कहना यह था कि जो कंपनियां घाटे में हैं और एक कंपनी में लॉस है 9 करोड़ का, एक कंपनी में लॉस है करीबन 90 लाख का, और तीसरी कंपनी का बहुत छोटा प्रॉफिट है, तो ऐसी कंपनियों में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कैसे आ सकता है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात, हमने जांच पड़ताल करी गोल्ड सिंगापुर की भी, तो ये मालूम पड़ा कि ये कंपनी काम ही नहीं करती है। ये कंपनी बेसिकली टैक्स को सेव करने के लिए जो अन्य कंपनियां हैं जो उन कंट्रीज़ में है जो कि टैक्स हेवन है, मींस जहां पर टैक्स नहीं लगता है, वहां से पैसा जो है अपने खातों में लेती है और उससे ये पैसा जो है ट्रांसफ़र करती है इन कंपनियों में। तो बेसिकली इट इज़ अ केस ऑफ मनी ट्रायल। तीसरी बात है कि बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसको नाम दिया गया इन्वेस्टमेंट का, ताकि टैक्स की लायबिलिटी को सेव कर सकें, बट वास्तव में इनको ये इनकम गेन है, इसको छुपा लिया और अल्टीमेटली ये लोग जो है लायबल हैं, जिम्मेदार बनते हैं। साथियों, यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये रहेगी, जो भी तर्क थे कंसर्न इनकम टैक्स के, उसका पूरा खुलासा होने के बाद कंसर्न पिटिशनर ने अपना एक एफिडेविट फाइल किया और सारे फैक्ट को डिस्क्लोज किया, पर इन्होंने कुछ ऐसे तर्क रखे जिस पर इनकम टैक्स खुद जो है निरुत्तर हो गया। इनका कहना यह था कि इनकम टैक्स से सही बात तो कोर्ट को पता ही नहीं है, सारे फैक्ट जो है छुपा लिए। इनका कहना था कि आपने सबसे पहले हमारे विरुद्ध कार्रवाई करी सेक्शन 143 सब क्लॉज 1 इनकम टैक्स एक्ट में। ये बेसिकली एक समरी स्क्रूटनी होती है जिसमें आपसे वो ब्यौरे मांगते हैं जिसमें इनको डाउट है कि भाई आपने ज़्यादा जो है डिडक्शंस क्लेम कर लिए, ज़्यादा जो है दिखा दिए खर्चे, तो आपकी जो इनकम है उसके अनुपात में जो खर्चे हैं या जो अदर डिडक्शंस हैं वो मिसमैच हो रहे हैं। इनका कहना था कि हमने उसका पूरा जवाब दे दिया। उसके बाद फर्दर प्रोसीडिंग भी हो गई 143 सब क्लॉज 3 इनकम टैक्स एक्ट की, जिसमें हमारा असेसमेंट ऑर्डर पास करके प्रोसीडिंग को जो है क्लोज कर दिया गया। जब प्रोसीडिंग क्लोज हुई तो वहाँ पर कोई भी एडवर्स मार्क या ऑब्जेक्शंस नहीं थे, तो ऐसी स्थिति में ये लोग बाउंड हैं अपने ही कॉन्डक्ट से। और इनका कहना था कि जब एक बार 143 सब क्लॉज 3 इनकम टैक्स एक्ट में असेसमेंट ही क्लोज हो गया और एक एप्रोप्रिएट ऑर्डर जो है पास कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता है रीअसेसमेंट का, जब तक कोई एडवर्स रिमार्क ना हो, फर्दर इंक्वायरी की पोजीशन जो है वहाँ पर ना हो। इनका कहना यह था कि पूरा का पूरा जो कॉन्डक्ट है, पूरा का पूरा जो एक्ट है वो डेलिब्रेट है। अगर ऐसे मामलों में हमें राहत नहीं दी गई तो कम से कम इनकम टैक्स के मंसूबे जो है मजबूत होंगे और इस देश के हर व्यक्ति पे वो कार्रवाई करेंगे और इस देश का हर व्यक्ति जो है परेशान होगा, वो डरेगा व्यापार करने से। तो सारे फैक्ट्स को स्क्रूटनाइज करा कोर्ट ने। तो कोर्ट ने ये माना कि ये बात फैक्ट है रिकॉर्ड पे कि 143 सब क्लॉज 1 इनकम टैक्स एक्ट में कार्रवाई हुई। इनको जो है नोटिस है 143 सब क्लॉज 2 इनकम टैक्स एक्ट में पूरी की पूरी स्पष्टीकरण के बाद में, पूरी की पूरी सेटिस्फेक्शन के बाद में 143 सब क्लॉज 3 इनकम टैक्स एक्ट में ऑर्डर पास हुआ, जिसको कहते हैं असेसमेंट ऑर्डर। इसमें कोई भी एडवर्स रिमार्क नहीं है। तो जब कोई एडवर्स रिमार्क नहीं है तो लंबे टाइम बाद 148 इनकम टैक्स एक्ट में कार्रवाई करना अपने आप में ही डेलिब्रेट है। तो कोर्ट लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस और उनका जो स्पष्टीकरण था उनको देखते हुए कार्रवाई को जो है ड्रॉप करने के ऑर्डर कर दिए। तो साथियों, ये बेसिकली केस नहीं है, ये बेसिकली एक एग्जाम्पल है उन सब व्यक्तियों के लिए जो इस तरह की प्रोसीडिंग को फेस करते हैं। साथियों, मैं ये कहता हूँ कि हमें इलाज की ज़रूरत ही क्यों पड़े अगर हम बिल्कुल जेन्युइन हैं। भाई, आपको एक बात समझनी है कि कभी भी लॉस नहीं दिखाना है, और लॉस दिखाते हो आप तो वहाँ पर इनकम टैक्स जो है ज़्यादा अलर्ट हो जाती है। आपको हमेशा अपने संस्थानों को, चाहे वो प्रॉपर्टरशिप फर्म हो या पार्टनरशिप फर्म हो या LLP हो या कंपनी हो, हमेशा प्रॉफिट दिखो। क्लियर है?
दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो भी डिडक्शंस डेप्रिसिएशंस क्लेम कर रहे हो उसका एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली क्लेम करो। तीसरी बात यह कि आपके एक्सपेंडिचर कभी भी एक्सीड नहीं होनी चाहिए आपके इनकम से, जो हम हमेशा गलती करते हैं। हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, हमको ध्यान रहता नहीं है, पैसे हमने कैश में ले लिए और खर्चे जो है क्रेडिट कार्ड से कर दिए, तो आप जो है शिकार बन जाओगे इनकम टैक्स की स्क्रूटनी का। तो कुल मिला के बस एक ही बेसिस है इनसे बचने का कि आप अपनी इनकम को प्रॉपर शो करो। इनकम मीन्स आपके प्रॉफिट को। दूसरी बात है आपके खर्चे जो हैं आपके टर्नओवर को एक्सीड नहीं करने चाहिए। जो आपके खर्चे हैं वो आपकी कंस्टेंट इनकमिंग को जो है एक्सीड नहीं करने चाहिए। मान लीजिए कि मेरी इनकमिंग जो है वो 10 लाख रुपए और खर्चे जो है मैंने कर दिए 19 लाख के, तो ये जस्टिफाइड थोड़ा ना दिखता है। हाँ ठीक है, 10 लाख रुपए मैंने इनकमिंग करे, 8 लाख खर्चा हो गया, 2 लाख बचे, ये मेरा प्रॉफिट है, इस पर टैक्स भर दो। और गवर्नमेंट मांग ही कह रही है आपसे एक मामूली टैक्स। अगर हम एक बिजनेसमैन हैं, हम अपनी लाइबिलिटीज़ को जो है अवॉइड कर रहे हैं, तो फिर हमें ट्रबल तो फेस करना ही पड़ेगा। तो सरकार खिलाफ नहीं है आपके, ना खिलाफ अथॉरिटी है, आपकी हरकतें आपको जो है मरवा देती है। इसलिए आपको इनकम टैक्स हमेशा ही अपना रिटर्न फाइल करने से पहले जरूर कहती है कि आप अपना AIS देखो, 26 ES देखो। ये क्यों कहते हैं कि आपका जो डाटा है जो आप दोगे इनकम टैक्स को, वो मिसमैच नहीं होना चाहिए उस डाटा से जो उनको रिपोर्ट हुआ है। अगर मिसमैच करेगा तो फिर क्वेरीज आएंगी, दिक्कत आपके लिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इंटीमेशन आनी चाहिए कि भाई आपका हमने जो ये रिटर्न था उसको एक्सेप्ट कर लिया है या आपका रिफंड जो है जनरेट कर लिया, तो वहाँ तक तो ये ठीक है। पर अगर ये इंटीमेशन है कि भाई आपका केस मिसमैच में है या स्क्रूटनी में है, तो इट माइट कॉज ट्रबल टू यू। तो ये बातें बहुत छोटी हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। और ये जजमेंट जो है काफ़ी हेल्पफुल है उस पर्सपेक्टिव में, तो उसको पूरा पढ़ें और इसके अकॉर्डिंगली जो है वर्कआउट करें इफ़ यू आर हैविंग द सेम ट्रबल। तो ये गिस्ट क्या है इस जजमेंट का कि जब भी इनकम टैक्स हमें नोटिस दे रही है तो सबसे पहले उसको ध्यान से पढ़ो। नंबर 2, जो भी उन्होंने ग्राउंड बताए हैं उस पर मंथन करो। तीसरी बात है उसका प्रॉपर रिप्लाई फाइल करो। रिप्लाई आप चेंज नहीं कर सकते, रिप्लाई आप चेंज करोगे तो आपके खिलाफ जाएगी स्थितियाँ। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इनकम टैक्स एक्ट भी गवर्न है विद द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस एक्ट। और एविडेंस एक्ट अभी कौन सा लागू है हमारे देश में? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो अगर आप गलत सलत एडमिशन दोगे तो आपके खिलाफ जो है पढ़े जाएंगे, और आप एडमिशन देने के बाद वापस से अपना वर्जन चेंज करोगे तो आपके खिलाफ पड़ा जाएगा। तो वहां पर सेक्शन 119 BSA मींस भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपके हितों को, आपके राइट्स को अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए बहुत सोच में जवाब बनाएं। अगर वो नहीं मानते हैं, रेमेडी आगे है, पर कोशिश ये करें कि हमें वर्कआउट जो है प्रॉपर तरीके से करना है। क्लियर हो गया अपने को? तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक से हमें काफ़ी सीखने को मिला और हम काफ़ी इनलाइटन हुए, कंसेप्चुअली क्लियर हुए सेक्शन 143, 148 को लेके। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।